Today, I will discuss with you the third major source for the RTI Act 2005, that is the civil society and NGOs. जैसा कि पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि तीन मेजर सोर्सेज हैं RTI एक्ट 2005 के लिए। पहला सोर्स आप लोगों को बताया था जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस थे कुछ, दूसरा सोर्स था हमारा जुडिशियरी के कुछ डिसीजंस थे, और तीसरा सोर्स था सिविल सोसाइटी एंड एनजीओ। तो जहां तक आरटीआई की बात है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स था वेयर वी सी दैट द आरटीआई एक्ट वाज इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट. So when we talk about the third major act, that is the civil society and the NGOs, then we see that evolution of this national right to information law 2005, that is simply a story of the success of Indian democracy. क्योंकि डेमोक्रेसी में ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि हर व्यक्ति को अपना बोलने का अधिकार है, अपनी इच्छाएं व्यक्त करने का अधिकार है, साथ ही साथ जिस सरकार को वो चुनकर भेज रही है उनके क्या काम चल रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं, तो वो सब भी जानकारी उनको प्राप्त होना आवश्यक है. So this is said to be one of the festival of the democracy or celebration of the democracy, and they struggled a lot for this democratic principles in the country, and that's why we see that national campaign for people's right to information एंड MKSS, जिसको कि मजदूर किसान शक्ति संगठन भी कहते हैं, तो इन लोगों ने एक तरीके से बहुत संघर्ष किया है, स्ट्रगल किया है. दे एडवोकेटेड फॉर, दे कैंपेन फॉर द मूवमेंट ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन. And you know that there was some clash between the state law and the central law, and the earlier act of Freedom of Information Act 2002, that was not very effective, and because of these things there arose the movement at national level to bring the Right to Information Act in India. So there are certain important key events in the evolution of right to information in India. वो क्या क्या घटनाएं थी, वो किस तरीके से इवॉल्व हुई जिससे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया. So we find that in 1987, Aruna Roy, she was a retired IAS officer, and Mr. Shankar Singh, he was a social activist, and Nikhil Day, who left his studies in USA, वो USA में पढ़ रहे थे, अपनी पढ़ाई वढ़ाई छोड़कर इस RTI मूवमेंट के लिए they all went to Dev Dongri, that is a place in राजस्थान. तो वहाँ पर वो रहे और किस तरीके से उन्होंने एक मूवमेंट चलाया 1987 से ही. तो ये जो स्टोरी थी, इसको दो जर्नलिस्ट थे, हर्ष मंदर एंड आभा जोशी, उन्होंने इसको पब्लिश भी किया कि किस तरीके से ये लोग वहाँ पर रह रहे हैं, गांव में रह रहे हैं, जो गांव की चीजें हैं, एक झोपड़ी है उसमें रहकर किस तरीके से मूवमेंट में आगे लगे हुए हैं कि लोगों को उनका इंफॉर्मेशन का जो राइट है वो मिल पाए. तो इस तरीके से ये जो 1987 में शुरुआत हुई इस MKSS की, और फिर इन लोगों ने अपना इस NGO को 1990 के मई में इसको रजिस्टर भी कराया. And we see that a grassroots organization, that is this मजदूर किसान शक्ति संगठन, that took this initiative, and जो देवडूंगरी भीम तहसील राजस्थान में था, वहां से they started working. And why they started working? They started working for asking the copies of the bills and vouchers, कि जो मजदूर वहां पर काम कर रहे थे कंस्ट्रक्शन में, बिल्डिंग में, जो सरकारी बिल्डिंग्स बन रहे थे, उसमें जो मजदूर काम कर रहे थे उनको सैलरी कितनी मिल रही है, उनको पेमेंट ऑफ वेजेस क्या हो रहा है, उनके मास्टर रोल्स जिस पे रजिस्टर पे नाम लिखे रहते हैं उसमें दिखाया जा रहा था कि इनको पेमेंट हो रहा है, बट दे वर नॉट गेटिंग पेमेंट प्रॉपरली. So they started by asking for the copies of the bills and vouchers and the name of the persons also who have been shown in the master rolls. And for that they succeeded also in getting some of these things. And then this MKSS, they organized the several public hearings known as the Jan Sunwais, where they discussed the findings which were related to various issues known from the said documents. उन documents जो उनको मिलने लगे थे उसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या issues हैं, उस पे they started discussing. Then in April 1996, this MKSS, they announced a strike in the city of Beaver in Rajasthan.
अजमेर का जो वीवर है उसमें राजस्थान में, उन्होंने 1996 में एक स्ट्राइक अनाउंस कर दिया, क्योंकि बहुत सारी जब पब्लिक हियरिंग्स हो गई थी, जन सुनवाई हो गई थी, उसमें उन्होंने बहुत सारे जो लोग इसमें थे, करप्शन में इन्वॉल्व थे, तो उसको एक्सपोज किया काफी इस जन सुनवाई के बाद। एंड यू सी दैट दिस मजदूर किसान शक्ति संगठन, दे बिगन दिस हिस्टोरिक स्ट्राइक दैट कंटिन्यूड फॉर 52 days। 52 दिन तक लगातार उन्होंने धरने पर बैठे रहे वो, एंड व्हाट फॉर? ओनली फॉर डिमांडिंग द राइट टू इंफॉर्मेशन। So the protesters came from across the rural Rajasthan to the city of Beaver। बीवर में ये चल रहा था धरना, हर जगह से लोग वहां पर आके इकट्ठा हुए उस धरने के लिए। और सबसे बड़ी जो नई बात थी इस प्रोटेस्ट की, दैट वाज that they were asking for the information. Their demand was for the information, right? It was not like that they are asking for the food, shelter, or some other basic rights which are required for the common man, but they were asking for the information, right? That was something very new in this protest. And you see that during this protest, memorandum was given to the sub-divisional officer at Beaver, that they demanded the local expenditure records की local expenditure क्या हो रहे हैं उनके records की उन्होंने मांग की इस protest के दौरान। Then this protest was supported from more than 150 villages। जो राजस्थान के 150 गांव थे उससे भी ज्यादा लोगों ने इसको सपोर्ट किया। एंड हाउ दे डिड सपोर्ट? दे सपोर्टेड बाय गिविंग द ग्रेन्स, जो अनाज था, क्योंकि 52 दिन तक लगातार बैठे हुए हैं, खाना पीना कहाँ से आएगा, किस तरीके से वो चीजों को मिट आउट करेंगे। तो सपोर्ट जो है वो पैसे से ही नहीं किया गया, बल्कि और भी चीजों के साथ सपोर्ट किया। किसमें? धरने में। धरना किस लिए? सिर्फ इसलिए कि राइट टू इंफॉर्मेशन मिल जाए वहां के लोगों को। So it was supported by the donation of grains from these villages and individuals in Weaver, and you see more than 46,000 rupees were donated। इन सब लोगों ने मिलके 46,000 रुपए के लगभग जो है कि प्रोटेस्ट चलता रहे उसके लिए पैसा इकट्ठा किया इन लोगों को कि ये अपना प्रोटेस्ट चलाते रहें। और जो आस पास के जो वेजिटेबल सब्जी बेचने वाले थे वो अपना सब्जियां दे जाते थे, खाना दे जाते थे, पानी दे जाते थे। डॉक्टर्स जो थे वो फ्री सर्विस, क्योंकि 52 दिन तक लगातार स्ट्राइक पे बैठ रहे हैं तो बहुत से लोगों के हेल्थ की कंडीशंस भी खराब हो रही थी। सो दैट द डॉक्टर्स आल्सो ऑफर्ड देयर सर्विसेज एंड लोकल पीपल दे जॉइंड इन द work with these rural protests। So the people of Weaver, they embraced this protest and they begin टू मेक इट देयर ओन। उन्होंने कहा ये तो हमारा अपना एक प्रोटेस्ट है और हमें चाहिए ये। सो इट वाज समथिंग व्हिच वाज कमिंग फ्रॉम देयर इनर कॉन्शियस, and the protest was marked by the cultural expressions including songs, theaters and puppetry। राजस्थान में आप जानते हैं कि पपेट्री जो कठपुतलियों का जो शो होता है बहुत प्रसिद्ध है। तो 52 दिन तक बैठ के उन्होंने सिर्फ यही नहीं की डिमांड, उसको किस तरीके से अपना एक एंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट के लिए जो कल्चरल एक्सप्रेशंस थे उसमें गाने गाए जाते थे, थिएटर चलता था, इस तरीके से वो ड्रामा करते थे कैसे करप्शन हो रहा है और उसको कैसे भगाया जाएगा, इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। तो जैसे नुक्कड़ नाटक होते हैं उस तरीके से they started doing theater and this Katputli puppetry shows, and local cultural groups also joined in that। It's not only the persons who were demanding but all the persons who were residing nearby, they all joined। और इसमें डिवोशनल सॉन्ग्स जो थे, भजन मंडली, they also participated by singing these devotional songs। And then you see local trade unions also gave their support। जो ट्रेड यूनियंस थी लेबर की, उसके जो लोकल ट्रेड यूनियंस थे उन्होंने भी इसमें बहुत सपोर्ट किया इस प्रोटेस्ट में कि किसी तरीके से दिस राइट टू इंफॉर्मेशन उनको मिल पाए। So you see that this Rajasthan experience of demanding right to information that came to be I mean echoed in other states। ये केवल राजस्थान तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि आसपास जो और स्टेट्स हैं वहां पर भी इसकी आवाजें आने लगी कि राजस्थान में ऐसा कुछ चल रहा है तो हमें भी वो चाहिए। So you see that it became a loud thinking of various parts in the country, and the first state to pass the law was Tamil Nadu। In 1997 Tamil Nadu ने अपना law right to information pass किया, and in the same year Goa also passed the right to information।
Then in Rajasthan it could pass only in 2000, 2000 में इसको राजस्थान में पास किया गया। 87 से शुरू होते हुए ये जो मूवमेंट चल रहा था, उसके बाद 2000 में जाके कहीं ये एक्ट पास हुआ राजस्थान के लिए स्टेट वाइज। देन इन महाराष्ट्र ऑल्सो इन 2000, कर्नाटका in 2000, Delhi in 2001, and Assam passed this right to information in 2002, and Jammu and Kashmir, the earliest Jammu and Kashmir, that also passed the right to information in 2003. So we see that the evolution of that events which started in 1987, then in May 1997, there was a Chief Minister conference in New Delhi, and that was only for effective and responsive government, that they wanted that how to provide for an effective and responsive government. So there was a meeting of the chief ministers in Delhi, and all of them without exception they felt that there is a need to enact a right to information. जितने भी chief ministers आए थे all over country in New Delhi, वो सभी का मतलब बिना किसी अपवाद के उन्होंने इस चीज को कहा कि हाँ इस समय हमें जरूरत है कि एक राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट बनाया जाए। एंड द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया that also decided to set up a working group। एक उन्होंने कहा कि अब चलो एक इस पे वर्किंग ग्रुप बनाते हैं जो इस पर काम करेगा कि कैसे आरटीआई एंड प्रमोशन ऑफ ओपन एंड ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट पर काम किया जाए। So this RTI and promotion of open and transparent government in January 1997, and they made it under the chairmanship of Mr. H.D. Shore, जो एक जर्नलिस्ट थे H.D. Shore। So the group that submitted its comprehensive and detailed report and this draft bill on the freedom of information in May 1997। जब ये ग्रुप ने अपना एक बिल दिया जिसको हम फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के नाम से 2002 में पास भी हो गया था, विल बी डिस्कसिंग लेटर। तो मई में जब ये बिल दिया गया उसके बाद मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स जितने थे उन्होंने इस पे अपनी बहुत चर्चा की और सभी ने कहा कि एक राइट टू इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। So this Freedom of Information Bill 2000 that was incorporated the H.D. Shore's committee draft, and the thing is that it was not up to the mark as drafted by H.D. Shore। जो H.D. Shore ने 1997 में अपना एक ड्राफ्ट बिल दिया था उसी को देखते हुए फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन बिल 2000 में आया। लेकिन जो 2000 का बिल था उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि जो चीजें राइट टू इंफॉर्मेशन में उन्होंने अपने बिल में दी थी वो बिल में वो सारी चीजें नहीं आ पा रही थी, इसलिए ये अपने आप में लगा कि ये अपने गलत हो रहा है। देन द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, द प्रेस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड the national campaign for the people's right forum for RTI, they all unanimously सबने एक साथ मिल के they submitted a resolution to the government of India in February 2000 to amend the proposed bill। उनका जो इतना अच्छा बिल हमने बना के दिया है और ये जो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन बिल आ रहा है ये अपने आप में उन चीजों को इनकॉर्पोरेट ही नहीं कर रहा है, तो ऐसे बिल की क्या जरूरत है, ऐसे एक्ट की क्या जरूरत है। इसलिए इस जो ड्राफ्ट बिल आया है फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन बिल 2000 का उसमें अमेंडमेंट किए जाए, तो उन्होंने दे प्रपोज दी अमेंडमेंट्स इन दैट प्रपोज्ड बिल। Then the Parliamentary Standing Committee on Home Affairs, that in consultation with the civil society groups, that also discussed on the bill of 2000, and it submitted its report in July 2001। But you see that the flaws in the draft bill, as has been pointed out, were not addressed। उनको अभी भी एड्रेस नहीं किया गया इस बिल में, और जो बिल था वो अपने आप में कंप्लीशन की तरफ नहीं जा रहा था। सो without considering any of those recommended amendments as given by the Press Council of India, Press Institute of India, or National Campaign for RTI, Forum of RTI, they have not incorporated those amendments। And you see that this Government of India Act, India introduced the Freedom of Information Bill 2000 in the Lok Sabha in July 2000, and it provided for an obligation upon the public authorities to furnish information। जब ये बिल लोकसभा में प्रस्तुत किया गया तो उसमें प्रोविजंस क्या थे कि पब्लिक अथॉरिटी हैं वो जो भी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। Then this president has given his assent to this bill in January 2003,
and the bill was finally issued as the Freedom of Information Act 2002. So don't confuse that this was a Freedom of Information Act 2002. ये 2002 का Freedom of Information Act है, and now we have Right to Information Act 2005. तो उससे पहले क्या बना? Freedom of Information Act 2002 बना. So this bill was passed by both the houses of the parliament, got the presidential assent also, but this act could not be brought into force because the date on which the act could come in force was not notified in the official gazette. कानून में ये जरूरी है कि अगर कोई एक्ट पास हो रहा है तो उसको ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई किया जाता है, और उसके साथ ही साथ विद इफेक्ट फ्रॉम दिस डेट दैट इज आल्सो टू बी देयर, कि ये किस डेट से लागू किया जाएगा ये भी उसमें लिखा जाता है. लेकिन जब ये एक्ट पास हुआ तो इसको ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई नहीं किया गया. इसका मतलब ये कि एक्ट ये लागू ही नहीं किया गया. एक्ट पास हो गया लेकिन एक्ट को लागू करने के लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं किया गया. Then in 2004 you see there was a change in the government, and in May 2004 you see UPA, United Progressive Alliance, that was led by the Congress party, that came in power at national level. उससे पहले जो भारतीय जनता पार्टी थी, एनडीए की गवर्नमेंट, वो उसका इलेक्शन से वो बाहर हुई. And UPA government that brought out a common minimum program, CMP, that promised, उसने क्या promise किया कि to provide a government that is corruption free, ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल एट ऑल टाइम्स. तो जो उनका CMP था, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, जो इलेक्शन के दौरान जो मैनिफेस्टो है जिस पर चुनाव लड़ा था यूपीए ने, तो एक पॉइंट ये भी था कि उसमें जो गवर्नमेंट है वो चाहते हैं कि वो करप्शन फ्री रहे, ट्रांसपेरेंट रहे, अकाउंटेबल रहे. इसके लिए दे स्टार्टेड टू वर्क ऑन राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट. ये बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव, पार्टिसिपेटरी एंड मीनिंगफुल एक्ट बनाएंगे. जो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 था जो नोटिफाई नहीं हो पाया, उसकी वजह से एक प्रोटेस्ट जारी था. तो जब यूपीए गवर्नमेंट इलेक्शन लड़ रही थी तो उन्होंने अपना एक मुद्दा बनाया ये कि हम अपनी जब गवर्नमेंट आ जाएगी तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव बनाएंगे, बहुत ज्यादा पार्टिसिपेटरी बनाएंगे, ज्यादा से ज्यादा दांत देंगे उसको. इट वुड बी गिवन मोर एंड मोर टीथ सो दैट एवरीवन कुड हैव द right to information. Then the National Advisory Council that was set up by this UPA government at the center, and that came in power in 2002, as you all know. So this National Advisory Council was to monitor the implementation of Common Minimum Program. Common Minimum Program में बहुत सारे थे लेकिन right to information was one of the issue. और उस वन ऑफ द इश्यू के लिए क्या हुआ कि जब ये नेशनल एडवाइजरी काउंसिल थी, इसको ये देखना था कि किस तरीके से इनको इम्प्लीमेंट किया जाए. सो दिस काउंसिल हैड आल्सो द लीडर्स फ्रॉम वेरियस मूवमेंट्स इंक्लूडिंग द राइट टू इंफॉर्मेशन एज मेंबर्स. इस जो काउंसिल थी उसमें कुछ मेंबर्स वो भी थे जो राइट टू इंफॉर्मेशन मूवमेंट में भी जुड़े हुए थे. So you see, in between also there was one case pending before the Supreme Court. Advocate Prashant Bhushan, on behalf of this National Campaign for Right to Information and Center for Public Interest Litigation, उन्होंने भी एक public interest litigation 2002 से कोर्ट में डाला था because of this right to information चाहिए, and try to compel the government to notify. वो 2002 का जो एक्ट था वो नोटिफाई नहीं हो रहा था, तो उसको नोटिफाई करने के लिए और किस तरीके से उसको एनफोर्स किया जाए, इसके लिए भी केस किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. तो सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में जुलाई में अपना डिसीजन इसमें जो दिया, एंड दे सेट डेडलाइन. सुप्रीम कोर्ट ने एक डेडलाइन दे दी 2004 में कि 15 सितंबर 2004 तक सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको ये एक्ट नोटिफाई करना है. कौन सा एक्ट? 2002 का. And if it is not to be notified, then some administrative guidelines must be issued in that regard. This was the direction of the Supreme Court in Advocate Prashant Bhushan case, which was filed as a public interest litigation. तो जो पुराना 2002 का एक्ट था उस पर केस चला. केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिए, एक डेडलाइन दे दी 15 सितंबर 2004 की. एंड यू सी इन अगस्त 2004, before this 15th September, August 2004, this National Campaign for People's Right to Information, they formulated a set of suggested amendments to the Act of
इंफॉर्मेशन एक्ट 2002, जो सजेशंस दिए गए थे कि अमेंडमेंट किया जाए, तो उन सब को लेके उन्होंने इस फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट में कुछ फॉर्मुलेट किया, इसको जोड़ा, एंड दीज अमेंडमेंट्स वर मेड टू स्ट्रेंथन एंड टू मेक मोर इफेक्टिव द एक्ट ऑफ 2002. And this was done after discussions with the civil society groups, and the amendments which were sent by the National Advisory Council, and they endorsed that all these were forwarded to the Prime Minister of India at that time, Manmohan Singh ji. Then in December 2004, the government agreed to introduce in the parliament a fresh bill. जो suggestions दिए गए थे 2002 के एक्ट में, उन सबको मिला के और कुछ नई चीजों को जोड़ के नेशनल एडवाइजरी काउंसिल ने रेकमेंड किया कि एक नया आरटीआई बनाया जाए, राइट टू इंफॉर्मेशन बिल बनाया जाए, एंड दैट राइट टू इंफॉर्मेशन बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन दिसंबर 2004. तो दिसंबर 2004 में इसकी नींव पड़ी कहना चाहिए, जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 हमारे पास आया है. And the issue that cropped up thereafter was that of the 2004 bill that was applicable not only to central government but and not to the states. And you see that several of the National Advisory Council's recommendations have been disregarded once again. And this omission was particularly significant as most of the information that was relevant to the common persons, especially for the rural and urban poor persons, that was with the state governments and not with the government of India. तो एक पहले से जो कंट्रोवर्सी आ रही थी कि स्टेट और सेंट्रल का अपना जो अलग अलग इनेक्टमेंट चल रहा था राइट टू इंफॉर्मेशन को लेके, तो जब ये बिल आया 2004 में प्रोड्यूस किया गया, उसमें भी सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में एक तरीके से एप्लीकेबिलिटी को लेके कुछ प्रोविजंस नहीं बनाए गए, और जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल ने रिकमेंडेशंस दिए थे उसको भी डिसरिगार्ड किया गया, उसको भी नहीं माना गया एक तरीके से, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो छोटी छोटी चीजें हैं जो स्टेट के अंडर में आती हैं, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो एजुकेशन हो, सैनिटेशन हो, तो इनसे रिलेटेड जो चीजें थी वो सब स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में आती हैं, और सिविल सोसाइटी का जो मूवमेंट था इंफॉर्मेशन के लिए, दैट वाज रिलेटेड टू दीज थिंग्स बेसिकली. तो अगर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट बन जाएगा और स्टेट और सेंटर का अपना अलग अलग ज्यूरिसडिक्शन रहेगा, तो जो डिमांड चल रही थी उसको पूरी तरीके से कहना चाहिए कि उसमें कोई रेमेडी नहीं दिखाई दे रही थी इस राइट टू इंफॉर्मेशन बिल में. So what was done, because civil society again came up for a sharp reaction of this. जब ऐसा बिल आया तो सिविल सोसाइटी ग्रुप जिसको डिमांड कर रही थी वो चीजें तो बन नहीं रही थी, कुछ अलग ही बनने लगा. So they have reacted to this right to information bill, and consequently you see that the government set up a group of ministers that was chaired by the senior minister at that time, प्रणब मुखर्जी जी, टू रिव्यू द बिल, कि किस तरीके से बिल को रिव्यू करना है, उसमें क्या क्या चीजें और जोड़नी है, देखना है. तो एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के अपॉइंट किया गया उसको, और जिसको कि प्रणब मुखर्जी जी चेयर कर रहे थे. Then the Speaker of Lok Sabha referred the RTI bill to the concerned standing committee of the Parliament, उसको भी भेजा गया. And soon after you see that this National Advisory Council that met and expressed in a letter to the Prime Minister that their unanimous support for their original recommendation. जो उन्होंने originally अपने recommendations भेजे हैं, दोबारा से भी उन्होंने unanimously सबने सर्वसम्मति के साथ फिर से उसी को सपोर्ट किया कि ये सब चीजें इस बिल में आनी चाहिए. Discussing as to how various committees were made and how they have given their recommendations. So this National Advisory Council, they again give their unanimous support for this original recommendations, क्योंकि जो भी RTI पर बिल आया 2004 में, उसमें वो recommendations नहीं लिए गए थे, इसलिए सिविल सोसाइटी ग्रुप की तरफ से भी एक रिएक्शन हुआ इसका, और जो कमेटी काउंसिल थी NAC, उन्होंने भी अपने रिकमेंडेशंस दिए थे, उसको भी इसमें इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया. तो इन सबको देखते हुए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया, जिसका सीनियर मोस्ट जो समय मिनिस्टर थे गवर्नमेंट में, उन्होंने इसको चेयर किया प्रणब मुखर्जी ने. और इसके साथ ही साथ जो लोकसभा में जो बिल दिया गया था 2004 में, उससे भी ये देखा गया कि उसने अपने बिल को लोकसभा के द्वारा, स्टैंडिंग कमेटी होती है पार्लियामेंट की, वहां पर दिया.
to give the recommendation and to see the viability of that right to information bill. Then representatives of the NCPRI and various other civil society groups, they also sent their written submissions to the parliamentary committee. जो ये कैंपेन चल रहा था, नेशनल कैंपेन फॉर राइट टू इन्फॉर्मेशन, और जो और सिविल सोसाइटी के ग्रुप थे, उन सभी ने लिखित में पार्लियामेंट कमेटी को अपने सजेशंस भेजे, अपने रिप्रेजेंटेशंस भेजे कि हम बार बार अमेंडमेंट सजेस्ट कर रहे हैं, तो उन अमेंडमेंट्स को इसका पार्ट बनाया जाए जिससे कि वो ज़्यादा इफेक्टिवली लागू किया जा सके. So these efforts were mostly successful, and the parliamentary committee and the group of ministers, they recommended to restore. What to restore? Restore most of the provisions that had been deleted, and those were including applicability to the states also. जैसा मैंने बताया कि सेंटर के लिए बनाया जा रहा था लॉ, स्टेट्स के अपने अलग लॉ चल रहे थे, और वो मुद्दे जो स्टेट के जुरिस्डिक्शन में आते हैं उस पर राइट टू इन्फॉर्मेशन का कहीं कुछ से नहीं था, तो इसलिए उन मुद्दों को भी इसमें इंक्लूड किया गया. सो नाउ व्हेन यू सी द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, यू सी देयर दैट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर फॉर सेंट्रल लेवल, स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर फॉर स्टेट लेवल. तो स्टेट लेवल के मुद्दे स्टेट कमिश्नर पे जाएंगे, इंफॉर्मेशन कमिश्नर पे, और सेंटर से रिलेटेड मुद्दे जो है वो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर पे जाएंगे. जैसा कि आप लोग बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, वो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो अगर यहाँ का कोई मुद्दा है तो वो कहाँ जाएगा? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पास जाएगा. लेकिन आप लखनऊ में रह रहे हैं, लखनऊ में रहते हुए कहीं कोई प्रॉब्लम आ गई, नॉट फॉर दिस यूनिवर्सिटी बट अदरवाइज ऑल्सो, देन वेयर यू विल गो? अगर ये अमेंडमेंट्स इसमें जो रिकमेंडेड किए गए थे अगर उसको इनकॉर्पोरेट नहीं किया जाता तो वो मुद्दे स्टेट गवर्नमेंट के पास ऐसी कोई पावर नहीं दी गई थी इस एक्ट में, जो कि बाद में सजेशंस दिए गए, रिकमेंडेशंस दिए गए, एंड दैट हैज बीन restored, and most of the provisions that had been deleted including applicability to the states, so that all has been made the part of the new act of right to information act. So this right to information bill, as amended by and passed by both the houses, lok sabha और राज्य सभा के दोनों ही सदनों के द्वारा इसको पास किया गया, and by this in 2005 May, and it also got the presidential assent. जो प्रेसिडेंट की सहमति एक एसेंट होनी चाहिए किसी भी बिल पर, तो वो भी 15 जून 2005 को मिली, एंड इट हैज बिकम फुल्ली ऑपरेशनल फ्रॉम अक्टूबर 12 2005. तो जो एक्ट था मई में पास हुआ पार्लियामेंट के द्वारा, प्रेसिडेंट की एसेंट मिल गई 15 जून से, और उसी डेट से इसको लागू करने के लिए नोटिफाई किया गया. लेकिन पूरा एक्ट में कुछ सेक्शंस थे एक्ट के, उनको लागू कर दिया गया 15 जून 2005 से, और उसके साथ ही साथ उसी नोटिफिकेशन में समय दिया गया 120 दिन का, कि 120 दिन के अंदर जो भी पब्लिक अथॉरिटीज हैं वो अपने वेबसाइट पर सारा इंफॉर्मेशन डाल देंगे, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स बनाए जाएंगे, असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स हर पब्लिक अथॉरिटी में, उन सबको करने के लिए 120 दिन का समय दिया गया, और 120 दिन के बाद पूरा एक्ट लागू किया गया 12 अक्टूबर 2005 से. सो यू सी दैट दिस राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट that was passed by the parliament, and that you see that started operative from October 12 2005. Now there has been amendment in that act also to some extent, and some we can say जो उनके दांत थे कुछ इस एक्ट के, जो कि डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी थे, उनको कहीं ना कहीं इसको ख़त्म करने की कोशिश भी की गई 2019 में अमेंडमेंट ला के इस एक्ट में. So that we will discuss on some other day, but this is how you see that how the right to information act has come into existence. किस तरीके से ये आया 2005 का एक्ट, और इसके पीछे कितनी गतिविधियां रही, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को इंटरप्रेट करने के संबंध में रहे हों, जुडिशरी के डिसीजन के संबंध में रहे हों, लेकिन सबसे बड़ा जो एक फैक्टर था इसको लाने के लिए, that was only and only the civil society and NGOs movement. सबसे बड़ा एक इसमें योगदान अगर हम कह सकते हैं तो वो किसका था? वो सिर्फ NGOs का योगदान था.
साइड बाय साइड जो नेशनल कैंपेन्स थे वो भी चल रहे थे कि जो लेटर्स थे उन सबको देखते हुए फिर मनमोहन सिंह गवर्नमेंट यूपीए जो आई 2004 में, तो उन्होंने उस पर एक्टिवली वर्क करना शुरू किया एंड दिस वाज वन ऑफ द वेरी प्रोग्रेसिव एक्ट and which recommends for the participatory democracy, representative democracy में हर किसी को अधिकार है कि वो अपनी बातें कह सके, अपनी बातों के जो जो सरकार क्या कर रही है उसको जान सके। तो ये सारी चीजें एक मिली जुली जो हम कह सकते हैं वो हमें राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में देखने को मिलती हैं। और जब से ये एक्ट लागू हुआ है 12 अक्टूबर 2005 से, we see that the governance is also changed from bad governance to good governance to some extent. There is transparency in the working of the public authorities because of this right to information act. The human rights of the common man are also remedied by this act of 2005. So there are various, we can say, things which have been resulted by the in notification of this right to information act 2005. तो